हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैट कैंप क्लासेस में। तो झारखंड में आखिरकार जो पॉलिटेक्निक की वैकेंसी काफी दिनों से पेंडिंग थी वो आ गई है। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आप सभी ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी पॉलिटेक्निक की लेक्चरर वैकेंसी आई थी। बट अब आपको यह बात समझ में आएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सिलेक्शन प्रोसेस कितना अलग है और झारखंड में जो आपका होने वाला पॉलिटेक्निक का एग्जाम है वो कितना अलग होने वाला है। यूपीपीएससी में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पॉलिटेक्निक की लेक्चरर वैकेंसीज निकाली हैं उसमें प्रीलिम्स का एग्जाम रखा है, मेंस का एग्जाम रखा है, इंटरव्यू का एग्जाम रखा है। 850 मार्क्स की टोटल प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहां पर जो झारखंड की आपकी ये पॉलिटेक्निक वैकेंसी आई हुई है ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम होने वाला नहीं है। यहां पर तो ये सिलेबस लिखा हुआ है, बट आपने थंबनेल में देखा होगा नो रिटन एग्जाम। और जो लोग झारखंड के हैं उनको तो ऑलरेडी ही ये बात पता है कि भाई यहां पर किसी भी तरीके का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आखिरकार क्या ऐसा बेसिस रहने वाला है जिसके आधार पर आपको इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा? अब ये बेसिस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ना सिर्फ एमएससी के स्टूडेंट्स, अगर आपने नेट कर रखा है तो उसका फायदा है, अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो उसका फायदा है, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश है तो उसका फायदा है, इनमें से कोई भी एक चीज कर रखी है उसका भी फायदा, कोई भी दो चीजें कर रखी है उसका भी फायदा है। और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। कंप्लीट प्रोसेस को जरा एक बार हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं यहां पर कि आखिरकार ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, झारखंड की पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पर जाना है। तो आपको किसी भी ब्राउजर पर जाइए, ब्राउजर पर जाने के बाद वहां पर सर्च करिए झारखंड पब्लिक। देखो तो ऐसे सर्च करते हैं यहां पर पहले सेलेक्ट कर देते हैं झारखंड, झारखंड, ठीक है। पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक करने से आई थिंक आ जाना चाहिए। हाँ, झारखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर वैकेंसी पूरा ही सर्च कर लीजिए। लेक्चरर, लेक्चरर वैकेंसी, वैकेंसी और 2026। अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं, तो ये मत सोचना कि ये पुराना हो चुका है सिस्टम। तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहां पर जाने पर नीचे स्क्रॉल करिए, ठीक है। आजकल तो वेबसाइट भी बहुत सारी, ये जेपीएससी जैसे ही सर्च करोगे ना तो ये jpsc.gov.in वेबसाइट मिल जाएगी। इसको ओपन कर लेना। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। फिर इसमें आप देखिए यहां पर प्रेस रिलीज के बारे में दे रखा है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपका 12 मार्च 2026 तक, अच्छा सॉरी, ये तो इसकी वो है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। ये 13 फरवरी को आई थिंक क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म इसका आया है ये, ठीक है। तो इस पूरी नोटिफिकेशन को वन बाय वन मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाल लिया है और उनको चलिए वन बाय वन कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो आपकी विज्ञापन संख्या है वो 4/2026 है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड कोड के साथ आपकी सारी नोटिसेस आती रहेंगी जेपीएससी की वेबसाइट पर, ठीक है। और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक जो एग्जाम कॉलेजेस हैं आप पूरे झारखंड में, उनमें ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। दो लेवल की आपकी वैकेंसीज हैं, एक है आपकी लेवल 9A पर सिलेक्शन होगा और एक होगा लेवल 10 पर सिलेक्शन होगा इसका, ठीक है। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है परीक्षा मान्य अवधि, ये हो गया आपका प्रोबेशन पीरियड। इसको मैंने इंग्लिश में भी देखो यहां पर लिख दिया, अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा तो हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में, कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा जब आप ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आपको जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो क्या है, लेक्चरर है। कहां का है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक में आपको लेक्चरर की पोस्ट पर सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके लिए अब कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा चलिए देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार किस सब्जेक्ट की टोटल कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो अगर हम लोग रिक्तियों का विवरण देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो मैं कुछ मेन सब्जेक्ट्स की दिखाता हूं जिनके लिए हम यहां पर ऑनलाइन आपको क्लासेस भी कराते हैं। तो जैसे केमिस्ट्री की टोटल 21 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 9 वैकेंसीज हैं, इसके बाद एसटी की 5 है, एससी की 2 है और बैकवर्ड क्लास फर्स्ट की 2, बैकवर्ड क्लास सेकंड की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2। इस तरीके से आपकी, और वुमेन की कोई भी फिक्स वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है फिक्स नहीं है तो एक भी वुमेन सेलेक्ट नहीं होंगी, बट उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है कि इतनी वुमेन्स के लिए ही है, ठीक है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की भी 40 हैं जिसमें से 18 अनरिजर्व्ड हैं
और इस तरीके से आप देख रहे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की भी 66 है, इसके बाद डिजाइन एंड गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग की भी 10 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी 45 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी 19 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी 19 है, इंग्लिश की भी 18 है। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन की भी आपको 4 देखने को मिल रही है, मैथमेटिक्स की भी 30 वैकेंसीज हैं, जनरल जिसमें से 13 है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 43 है। इसी तरीके से आप नीचे जाते जाएंगे तो फिजिक्स की भी आपकी 14 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश, ये आपको थोड़े से सब्जेक्ट जनरल देखने को मिल जाएंगे, बाकी सारे आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उम्र की गणना आखिरकार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या एज लिमिट क्या है। तो कोई भी एज लिमिट नहीं है आपकी, जो यहां पर उम्र की गणना लिखा हुआ है, ये उम्र की गणना जो होगी वो 1 अगस्त 2025 से होगी, पहली बात। तो दूसरी बात, जो उम्र की जो सीमा है, वो उम्र की सीमा कोई भी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। अब 65 ईयर क्या कहते हैं रिटायरमेंट की एज है। तो आप सोचो कि रिटायरमेंट की एज से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है संस्थानों में व्याख्याता के पद हेतु सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष है। तो रिटायरमेंट एज जो है वो 65 वर्ष है। तो अगर आपकी 65 वर्ष से ज्यादा एज हो जाएगी तो आप सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे, अदरवाइज कोई भी इस पर क्या कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 65 से कम होनी चाहिए। और लिखा हुआ है कि चयन प्रक्रिया के दौरान अगर किसी व्यक्ति की जो उम्र है वो 65 क्रॉस हो जाएगी तो फिर उसको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उसको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा। इंग्लिश में देखिए यही बात लिखी हुई है, इफ एनी कैंडिडेट अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, बाकी सारी की सारी बातें आपके सभी के लिए लिखी हुई है, एज लिमिट कोई है नहीं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या है। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी है और उसके बाद उसमें कितने एड ऑन्स आप कर सकते हैं जिससे आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली बुलाया जाएगा। तो जितने भी आपके क्या कहते हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका क्या होना चाहिए, बीई या फिर बीटेक या फिर बीएस इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास या फिर इक्विवेलेंट एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल। अगर बैचलर्स है तो बैचलर, अदरवाइज मास्टर्स लेवल पर आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट एट सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल। अच्छा, तो आपका मास्टर्स या फिर बैचलर्स में से किसी भी एक में आपकी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। देख लो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट बैचलर्स और मास्टर्स लेवल। मास्टर्स लेवल या फिर बैचलर्स लेवल्स में से किसी एक में आपका जो होना चाहिए वो क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी यहां पर लिखा हुआ ये है लेवल 9A की जॉब पोस्टिंग के लिए। इसके अलावा लेवल 10 में क्या है कि आपके जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या है, कह रहा है कि बैचलर एंड मास्टर्स, देखो बैचलर एंड का मतलब हो जाता है दोनों में होना चाहिए, बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ द टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। इन दोनों में से किसी में भी एक में एक फर्स्ट डिग्री फर्स्ट क्लास होनी चाहिए किसी में भी। फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के मास्टर्स विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड must have cleared national net exam conducted by UGC or CSIR और similar test accredited by UGC like SLET हो गया या फिर आपका जो जेट का एग्जाम होता है, झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हो जिसको। ठीक है, इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्रेस डिजाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंटीरियर डिजाइन विल बी एज पर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एज मेंशन्ड इन द टेबल अबव। अब देखिए जरा ध्यान से, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये है सबसे इंटरेस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस। आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, फर्स्ट क्लास है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास आपको नंबर किस हिसाब से मिलेंगे, तो आपके पास बीएससी हो, एमएससी हो, ठीक है, और बीएससी एमएससी में से किसी में फर्स्ट क्लास है तो ठीक है, जिसके जो दोनों में फर्स्ट क्लास होगा उसको फायदा ज्यादा मिलेगा। देखो आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, आपको नंबर ऐसे मिलेंगे जब आप अप्लाई करोगे। तो अप्लाई करते समय अगर आपके ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन के लिए जैसे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% या अबव होंगे तो 15 नंबर आपके बन जाएंगे यहां से। ठीक है, इसके बाद अगर आपके 55 से कम है और 60 और 55 के बीच में है तो फिर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे।
और 45 से लेके 55 के बीच में है तो फिर आपको क्या मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं 15 यहां से मिल गए। इसके बाद फिर आपने क्या कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आपके 60% से अबव है, तो यहां से आपको 20 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद फिर आप अगर आपने एमफिल कर रखा है, तो एमफिल मान लेते हैं हम लोगों ने नहीं कर रखा है, पीएचडी मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने पीएचडी भी कर रखी है, तो पीएचडी के 15 नंबर यहां से इनको मिल जाएंगे पीएचडी। बाकी किसी ने एमफिल कर रखा होगा तो एमफिल के भी मिलेंगे उसको मार्क्स। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, अब इसके साथ जो एडिशनल पॉइंट्स मिलना स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे, अगर आपने नेट और विथ जेआरएफ कर रखा है तो 15 नंबर आपके यहां से मिल जाएंगे। जिन लोगों का नेट जेआरएफ होगा उनको 15 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने सिर्फ नेट निकाल रखा होता या फिर जेट निकाल रखा होता तो आपको 10 नंबर मिलते। तो हम लोग चलो 15 ही लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट अपने नहीं है तो इनको हम लोग यहां से हटा देते हैं, हम लोग इतने देख लेते हैं। तो आपके मार्क्स कुल मिलाकर कितने बन जाएंगे, 20 और 35, 35 और 30, 75 मार्क्स आपके यहां से बनकर आ जाएंगे एकेडमिक्स के। ठीक है, एकेडमिक्स के 75 मार्क्स में यहां पर बनकर आ जाएंगे। तो ये आपके 5 टोटल क्या कहते हैं क्राइटेरिया हैं, इनके बेसिस पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं। और आई होप ओवरऑल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो कुछ फिक्स नहीं है इसमें, जिसके ज्यादा नंबर आ गए, जो ऊपर मेरिट में आ गया उसको बुला लिया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का है, 8 नंबर का है। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, 5 पॉइंट ये थे। अब छठा पॉइंट क्या है कि अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन कर रखा है, क्या कर रखा है, रिसर्च पब्लिकेशन कर रखा है, तो उसके लिए एज पर शेड्यूल 1 अटैच हेयर विथ, शेड्यूल 1 यहां पर नीचे दिया हुआ है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास मान लो गवर्नमेंट टीचिंग का कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो वो कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। या फिर आपने पोस्ट डॉक कर रखी हो, तो कह रहा है कि जितने साल का होगा आपके पास उतने साल को 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, उतने नंबर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि अवार्ड मैक्सिमम 3 नंबर मिल सकते हैं अवार्ड में। और अवार्ड कौन कौन से अवार्ड हो सकते हैं, कह रहे हैं नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल अवार्ड गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल लेवल बॉडीज। 1 नंबर मिलेगा हर मार्क्स का, 1 नंबर मिलेगा आपको हर मार्क्स का। इसके बाद स्टेट लेवल अवार्ड्स आपको मिलेंगे, मिले हुए होंगे, तो उसमें आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे हर अवार्ड के। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा आपका, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो इतने जो ऊपर वाले मार्क पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स के आधार पर पहले यहां से लेकर जो ये टोटल 8 पॉइंट तक है, तो 8 पॉइंट तक आपको पहले तो डायरेक्टली आपको नंबर दिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में 20 नंबर के हिसाब से इंटरव्यू के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, और फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, आगे और समझते हैं जरा ध्यान से। यहां पर हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि जब आपको पूरा जैसे सारे कैटेगरी के मार्क्स मिलाकर आपको टोटल मार्क्स बनाए जा रहे हैं, तो टोटल मार्क्स अगर आप सारे नंबर जैसे मान लो कि जितने भी पॉइंट्स हैं 1 से लेकर 9 तक सारे पॉइंट्स में अगर कोई स्टूडेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी नंबर ला सकता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 8 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। स्कोर देखो जो है यहां पर ये 8 स्कोर है, तो इन सारे स्कोर्स को अगर आप जोड़ देंगे, ये वाले जितने भी स्कोर हैं इन सारे स्कोर्स को आप मैक्सिमम पर जोड़ देंगे, और उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें भी आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उससे कम होंगे तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, हालांकि ये बहुत रेयर चांस हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि 40% आपको अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस को लाने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग जो है उनको 36.5 लाने पड़ेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वही SC ST 34% लाने पड़ेंगे, और अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग को 32% लाने पड़ेंगे। वही लिखा हुआ है कि राजकीय पॉलिटेक्निक और किसी संस्थानों में व्याख्याता पद हेतु चयन हेतु अभ्यर्थियों के एवोल्यूशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड टीचिंग स्किल, रिसर्च परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन तथा एकेडमिक रिकॉर्ड सभी के कुल प्राप्तांकों को जोड़कर न्यूनतम अहर्ता निम्न प्रकार है। तो ये इन पॉइंट्स के जितने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको जोड़कर इनके मिनिमम मार्क्स आपके इतने होने चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ है उपयुक्त न्यूनतम अहर्ता की अनिवार्यता साक्षात्कार के लिए भी लागू होगी। तो इंटरव्यू में भी आपको इतने परसेंट मिनिमम लाने पड़ेंगे। 20 नंबर का है तो आपको भाई 20 में से 8 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आपका इंटरव्यू उसका मतलब है खराब हो जाता है तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे आपके कितने भी नंबर आ रहे हो। तो ये इंटरव्यू भी यहां पर आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो सवाल लोगों के मन में ये था कि दूसरे स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया है,
ठीक है, आप एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो आप हर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि जो रिजर्वेशन होता है वो दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं होता है। तो यही मेन सबसे इसकी बात है, बाकी तो फिर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना। यहाँ पर आरक्षण का दावा है तो यही लिखा हुआ, आरक्षण का दावा सभी देखो, ये सबसे पहले आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा। सबसे मेन पॉइंट ये है। बाकी फिर आरक्षण की काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप नोटिफिकेशन से पढ़ लेना। यहां पर मैंने आपके लिए ओनली टू द रेजिडेंस ऑफ झारखंड। इसके बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर भेजना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी तरफ से भेजने हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्व हस्तरित सेल्फ अटैच्ड आपको क्या कहते हैं प्रति के साथ जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसको प्रिंट कराकर सेल्फ अटैच करना है। उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट लिखे हैं इनकी दो दो सेट आपको, मतलब 2 सेट आपको हर चीज के आपको भेजने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार एक फाइल में कर देना और फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरी फाइल में भी कर देना। ऐसे मत करना कि पर चला 2 एक के हैं, मतलब जैसे 10th की मार्कशीट 2 भेजी सबकी, ऐसे नहीं। पहले सारी ये जितनी मार्कशीट है, जितनी चीजें मांग रहा है उसको एक फाइल में एक बार और फिर दूसरा एक और फाइल, तो 2 फाइल बन जाए ताकि वो 2 जगह यूज करना होगा तो आपके लिए, मतलब उनके लिए फायदा होगा। तो यहां पर क्या है, सबसे पहली चीज प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फी रिसिप्ट। आपने एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करा है उसमें आपकी फी रिसिप्ट जो है उसका प्रिंटेड। उसके बाद 10th की मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद 12th की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट जो जो लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, फिर नेट सेट का आपका पासिंग सर्टिफिकेट, जेआरएफ हो तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट, एमफिल है तो एमफिल का, पीएचडी है तो पीएचडी का, गेट है तो गेट का। इसके बाद लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पीडब्ल्यूडी, इसके बाद पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस इशूड बाय अथॉरिटी अलोंग विद द अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। इसके बाद पब्लिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट एज पर द अपेंडिक्स ए ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ये नीचे दिए हुए हैं लास्ट में, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका ओजीपीए सीजीपीए ग्रेड पॉइंट कन्वर्ट करने वाला। जैसे अगर आपके देखो, अगर आपका सीजीपीए में रिजल्ट आया हुआ है तो आपके कॉलेज का उस सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक वो होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना पड़ेगा, तब आपके 6 सीजीपीए से 60% माने जाएंगे। अगर आपके यहां किसी भी प्रकार का कोई कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपका कॉलेज आपको नहीं देता है, इसका मतलब है देन जो आपका एआईसीईटी का जो क्या कहते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, और वो आई थिंक यहां पर लगा नहीं हुआ है, अभी मैं उसको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो उसमें नोटिफिकेशन में है वहां से दिखा दूंगा। तो वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा अगर सीजीपीए में रिजल्ट है। इसके बाद अगर आप कहीं पर परमानेंट एम्प्लॉय थे तो वहां का एनओसी लगाना पड़ेगा, आधार लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट, अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको लगाकर भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो लास्ट डेट है, क्या अंतिम तिथि है, तो 14 मार्च। देखो, ऑनलाइन आवेदक वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दिनांक 20 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और 12 मार्च तक क्या कर सकता है, शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 12 मार्च के बाद से लेकर 14 मार्च के 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। उसके बाद सिर्फ फीस आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के स्वप्रभावित मुद्रित प्रति एवं उक्त करण के अभिलेख प्रमाण पत्रों A4 साइज के करके जो आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं ना, वो डॉक्यूमेंट आपको 25 मार्च तक भेज देने हैं, ठीक है। इस प्रकार भेजें कि 25 मार्च 2026 के 5 बजे तक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन को अवश्य प्राप्त हो जाए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो नोटिफिकेशन है इसको भी मैंने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आपको बता भी दिया है, तो इसको आप चाहें तो एक बार और जरूर ध्यान से अच्छे से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कुछ और मेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि जनरल अगर आपके पेपर निकले हुए हो तो उसमें किस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर और भी डिटेल में लिखे हुए हैं। बाकी ये वाली बात मैं जो आपको बता रहा था
ये वाली बात बता रहा था कि अगर आपका सीजीपीए, अगर आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है कन्वर्जन वाला तब तो ठीक है, वरना जो ये आपका एआईसीटीई का उपलब्ध परिवर्तन सूत्र माना जाएगा, उसमें 6.25 सीजीपीए जो होता है वो 55% माना जाता है। तो इसका मतलब है 60% के लिए 6.75 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए अगर कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तुम्हें तो। अदरवाइज तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी सारी नोटिफिकेशन है। बाकी आप लोग एक बार नोटिफिकेशन को जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो थी, बाकी सब लोग समझ गए होंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपको। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और है कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर फटाक से मिल जाता है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। कुछ फिक्स उन्होंने बता रखा है कि इतने स्टूडेंट्स को हम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और फिर उसके बाद इतने परसेंट स्टूडेंट्स को हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये बात भी आपको साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिखकर बताई है वैसे। ठीक है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ अगर मिल जाता है तो। चलो, तो वो वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करेगा, आप सभी के लिए मैटर नहीं करेगा। आप लोग फिलहाल क्या कहते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है, सारी चीजें हैं, उनके साथ आप एप्लीकेशन कर दीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग से वीडियो करेंगे, बट अब अभी आप लोग एप्लीकेशन कर लीजिए। झारखंड के लिए काफी अच्छी न्यूज है, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी आ रही हैं, तो उनके लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं मैट कैंप क्लासेस के इसी ऐप पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।